हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम की स्पेशल क्लास में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष पेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना और जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी जितनी भी क्लास हो गई हैं। तो सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? क्लास को स्टार्ट किया जाए। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। और ये 149 वाला पीडीएफ अगर आप लोग अभी तक नहीं लिए हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ठीक है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड 5 प्रैक्टिस आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं मात्र 149 रुपये में। तो फटाफट ले लें और देर मत करें। ओके, चलिए सबसे पहला प्रश्न आ गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पे जैसे भारत शासन अधिनियम कब आया, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, अगस्त प्रस्ताव कब आया और वेवेल योजना कब आया। तो सभी लोग मिलान करेंगे इसमें। बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग मिलान कर सकते हैं कौन किसका है। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे भाई। तो अगर हम भारत शासन अधिनियम की बात करें तो ये आपका 1935 में हुआ। ओके, क्रिप्स प्रस्ताव आपका 1942 में हुआ, अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 में हुआ एंड वेवेल योजना आपका जो है 1945 में हुआ। ओके, तो मिलान करने की आवश्यकता नहीं है अब आपको कि ऑप्शन ये सही होगा वो सही होगा, आप लोग ऐसे मिला सकते हैं। ओके, अगस्त प्रस्ताव आपका 1935, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, भारत शासन अधिनियम था पहले 1935 एंड अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 एंड वेवेल योजना आपका जो है 1945। ओके, ऑप्शन भी आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका बी वाला सही हो जाएगा। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? बताइए सब लोग। एक वर्ष में जो है स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय या गोलमेज सम्मेलन के समय? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। कब हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 में। यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के जो है वायसराय कौन थे, ये आपको बताना है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए बताइए सब लोग, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के जो है वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन या लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीनिंग या लॉर्ड वेवेल? तो उस समय जो भारत का वायसराय था भाई वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था। 3 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट अच्छा पारित कब हुआ था? 1919 में पारित हुआ था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो काल था 1916 से 21 तक था। ओके, तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से जो है किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? भारत छोड़ो आंदोलन का या सविनय अवज्ञा का या बारदोली सत्याग्रह का या खेड़ा आंदोलन का? चौथा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चौथा का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सब लोग। तो इसमें देखिए बारदोली सत्याग्रह का जो है आंदोलन जो है नहीं किए थे महात्मा गांधी। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सविनय अवज्ञा ये आपका हुआ था 1930 में। ओके ना, एंड भारत छोड़ो आंदोलन मैंने आपको बता दिया और बारदोली सत्याग्रह आपका जो है 1928 में हुआ। खेड़ा आपका 1918 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बारदोली वाला आपका सही हो जाएगा। इसका जो है नेतृत्व नहीं किए थे गांधी जी, इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। चलिए अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1784 में किसने की थी? बताइए सब लोग, फटाफट आंसर करें। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1784 में किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। 5 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे कन्नौज का युद्ध हो गया, चौसा का युद्ध हो गया, तालीकोटा का युद्ध होगा, खानवा का युद्ध हो गया। तो इनको जो है घटनाओं को पर जो है विचार करना है इन पर एंड काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए बिना ऑप्शन के मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपका जो है कन्नौज का युद्ध, तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था भाई? चौसा का युद्ध आपका हुआ था 1539 में। एंड तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। एंड यहाँ पे खानवा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1527 में। अब इसे आप लोग कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग।
मैंने सारे बता दिए हैं और ऑप्शन भी आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। छठा का जो है आपका ए वाला ही सही होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री या 8 तेलुगु कवि या 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो वो थे आपके 8 तेलुगु कवि थे। 7वां का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी दंती दुर्ग के द्वारा रखी गई थी। यहाँ पे 8वां का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब हुई थी? 736 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 736 ईस्वी में। अगला प्रश्न, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। फटाफट मिलान करें आप लोग, सभी लोग मिलान करेंगे। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किससे हो जाएगा? सैंडोकोट से हो जाएगा। और बिंदुसार का किससे हो जाएगा? अमित्रघात से हो जाएगा। अशोक का पीदशी से हो जाएगा और चांडक का विष्णुगुप्त, यानी कि चांडक का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे 9 का ऑप्शन सही होगा सी वाला। ओके ना। चलिए बहुत अच्छे। सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है ये आपको बताना है। मुंडको उपनिषद से या कठोर उपनिषद से या छांदो ज्ञानोपनिषद से या इनमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। 10 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काठमांडू किसकी राजधानी है भाई? काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी है। 11 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का जो है सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं मिलता, बस अंदर से मोटिवेशन आता है, बस आप लोगों के प्रति और ऐसे डबल मेहनत करने का जो है मन करता है। तो पृथ्वी का जो सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है डियर, वो है आपका अटाकामा मरुस्थल। 12 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? सभी लोग आंसर करेंगे। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है उड़ीसा। 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? फटाफट आंसर करेंगे। 14 का किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तेलंगाना में, असम में या मध्य प्रदेश में या केरल में? तो ये है आपका असम में। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? असम राज्य में है। 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और जो है किसके बीच एक प्रभावी सीमा है आपको बताना है? पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका या भूटान? तो LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और जो है चीन के बीच एक प्रभावी सीमा है। 15 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघा क्षेत्र के विकास से, रोजगार के लिंग भेद से, बाल श्रम की समाप्ति से, कार्यरत महिलाओं के कल्याण से। तो मीरा सेठ समिति का जो संबंध था हथकरघा क्षेत्र के विकास से था। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा ही उद्योग है आपका। 16 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया था कितना %? बताइए। सकल घरेलू उत्पाद का जो है कितना % घाटा अनुमानित किया गया था? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो सकल घरेलू उत्पाद का जो है 2.8% जो है किया गया था। ओके, चलिए बहुत अच्छे। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सभी लोग 18 का जवाब दीजिए। आयकर विभाग द्वारा जारी जो है पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? पते का प्रमाण, पहचान का, या पंजीकृत करदाता का प्रमाण, या जन्मतिथि का प्रमाण? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जन्मतिथि भी जो है दी रहती है, उसमें पंजीकृत करदाता का प्रमाण भी दिया रहता है, पहचान का भी प्रमाण हो सकता है उससे, पते का प्रमाण इसको नहीं हो सकता है उससे पैन कार्ड से। ठीक है, आप लोगों से प्रश्न है पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है और पैन कार्ड में जो नंबर दिए गए तो कितने नंबर होते हैं आपको बताना है? 12, 14 कितने होते हैं? अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन किस तिथि को हुआ था ये आपको बताना है। सभी लोग 19 का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? आज बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, पूरी क्लास देख के जाना। तो यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को हुई थी। 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? यानी कि किस मॉडल पर थी पहली पंचवर्षीय योजना ये आपको बताना है। ये तो महालनोबिस मॉडल जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। पहली जो है हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है। 20 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए सब लोग। सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, या मार्गरेट अल्वा, या सरोजिनी नायडू? ये तो जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी।
तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है, क्या है, मीरा कुमार। ओके, 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, बताइए सब लोग। तो यहाँ पे भारतीय संविधान का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है भीमराव अंबेडकर जी को। 22 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रपति अपना जो है इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या अध्यक्ष लोकसभा को, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति जो है अपना जो इस्तीफा जो है संबोधित करके देते हैं वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। ओके ना, और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ओके, चलिए बहुत अच्छे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे भाई, 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे एम अनंत शयनम आयंगर। 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षा का उल्लेख है, बताइए। 352 या 156 या 148 या 280। 280 का तो संबंध वित्त आयोग से है। तो यहाँ पे जो है नियंत्रक और महालेखक परीक्षा का जो उल्लेख दिया गया है ये दिया गया है 148 में, ठीक है ना। चलिए, आपातकाल 352 हो गया, राष्ट्रपति शासन 356 हो गया, और वित्तीय आपातकाल 360 हो गया। चलिए, इलेक्ट्रॉन का जो है एंटी पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन या बीटा पार्टिकल। 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो है एंटी पार्टिकल क्या है, तो वो है पॉजिट्रॉन। 26 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुदाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, वायुदाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या थर्मोमीटर। तो उसे कहा जाता है बैरोमीटर। ओके, चलिए बहुत अच्छे। सिरके का रासायनिक नाम बताइए क्या है, एसीटोन है या फॉर्मेल्डिहाइड है या एसिटिक अम्ल या एथेनॉल। तो सिरके का जो रासायनिक नाम है वो है एसिटिक अम्ल। 28 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे मिलान करना है, जैसे रूपांतरित तना, और यहाँ पे उदाहरण। सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 29 का जवाब दीजिए सब लोग। तो प्रकंद यहाँ पे आपका अदरक हो जाएगा, बल्ब आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा आलू, एंड कंद आपका प्याज हो जाएगा। 29 का कौन सा सही होगा, ए वाला। चलिए बहुत अच्छे। डीपीटी का जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है, ये जो है डीपीटी का जो टीका होता है ये निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है, ये एक संयुक्त टीका है। क्या है, संयुक्त टीका है। अगला प्रश्न, मनोरथ का जो है संधि विच्छेद क्या होगा भाई, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनोरथ का जो संधि विच्छेद होगा मनः धन रथ होगा। 36 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है भाई, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है, तो नाक रगड़ना का अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। क्या होता है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना होता है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए शब्द क्या होगा, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए शब्द क्या होगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए शब्द क्या होगा, तो उसके लिए जो शब्द होगा चंद्रशेखर हो जाएगा। 38 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा भाई, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, अपकर्ष हो जाएगा। 39 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, वैश्वनर होगा, क्योंकि यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन है, जैसे मोतियाबिंद आंख में होता है तो एक्जिमा कहाँ पे होता है, एक्जिमा से क्या हो जाता है। 40 जो है 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब दीजिए भाई। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो जिस प्रकार मोतियाबिंद जो है आंख से संबंधित होता है, एक्जिमा जो है त्वचा से संबंधित बीमारी होती है, स्किन से। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पे जो है इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको जो है ऐसे लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न है। जैसे यहाँ पे सी में एक ऐड कर दिया गया, डी हो गया, आर में यहाँ पे जो है, एक मिनट, गर्मी बहुत तेज़ी से है, ना ही फ़ैन चल रहा है ना ही कूलर, बिल्कुल गर्मी है, पूरी बॉडी पसीना से लत पड़ी है। देखिए यहाँ पे क्या है, सी में एक ऐड किया गया, डी हो गया, आर में 2 ऐड किया गया यानी कि एस टी हो गया, एंड उसी प्रकार ई में जो है 3 ऐड किया गया, सी में 4 ऐड किया गया, एक एक मतलब बढ़ाता हुआ चला जा रहा है। तो उसी प्रकार हम यप में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जी आएगा। ई में जब हम जो है 2 ऐड करेंगे तो
एफ जी आ जाएगा, ठीक है। डबल जी देखिए इसमें है और इसमें है। अब देखिए टी में 3 ऐड कर दीजिए, यू वी डब्लू, डब्लू देखिए किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए सी में जो हम जो है 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जी। तो यहाँ पे बी वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद एच में 5 ऐड करेंगे तो यम आ जाएगा। ओके चलिए बहुत अच्छे। सांची की तस्वीर दिखाते हुए नितिन कहता है कि इसकी माँ के पिता के बेटे की पत्नी मेरी सास के जो है इकलौती बेटी है। नितिन का जो है सांची की माँ से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो यहाँ पे जो संबंध होगा वो होगा भाई का संबंध होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। यदि किसी महीने का जो है तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। 49 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सभी लोग, 49 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यदि महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो पहला दिन रविवार हो जाएगा और 7वां दिन शनिवार हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दिन होगा वो आपका होगा बुधवार होगा, ठीक है ना। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप लोग ट्राई करिएगा एक बार। चलिए 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक समान है, असमान है। तो असमान शब्द का चयन करना, जैसे कथकली, कुचिपुड़ी, हेमिस, सत्रिया। तो यहाँ पे देखिए जैसे कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, सत्रिय हो गया, ये सब क्या है, एक नत्र है। हेमिस क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो यहाँ पे आसमान आपका सी वाला है, ठीक है ना। चल बहुत अच्छे। नॉर्वे की राजधानी क्या है भाई, फटाफट बताइए सब लोग। नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। क्या है, ओस्लो। बहुत अच्छे। पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो ये बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं, बांसुरी। 62 का जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित है न्यू दिल्ली में। 63 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में जो है किस पुस्तक का लेखन वारा मिहिर जो है ने किया था, ये आपको बताना है। तो ये किया गया था वराह संहिता के द्वारा, ठीक है ना। चलिए वराह संहिता पुस्तक है वो। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है भाई, कैनबेरा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सरल भी था। तमिलनाडु के जो है संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तमिलनाडु की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 18। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, 25 अप्रैल को, 18 मई को, या 26 दिसंबर को, या 9 जनवरी को। तो ये घोषणा की गई है प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की। 67 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं, चेतन भगत हैं इसके लेखक, ठीक है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं पहले की भी क्लास में करवा चुका हूँ, बट आपका रिवीजन हो रहा है, काफ़ी दिन पहले करवाया था। चलिए बट रीजनिंग के क्वेश्चन वगैरह उसमें मैं नहीं लिया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, राफेल नडाल ने जीता था। अगला प्रश्न, जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिनेवा में किया गया था, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे जैसे ये आपका आ गया गद्यांश का प्रश्न। गद्यांश करने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो है प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद गद्यांश पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रणाम किसका प्रतीक है, इसकी मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कोई ज़रूरी नहीं कि यही आ जाएगा, आपको बस करना आना चाहिए, ओके ना। प्रणाम किसका प्रतीक है, जो आप गद्यांश पढ़ेंगे तो प्रणाम का जो है किसका प्रतीक है ये आपको पता चलेगा, आत्मीयता का प्रतीक है ये। 71 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रणाम करने वाले को किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रणाम करने वाले को जो है किसकी प्राप्ति होती है, तो ये प्राप्ति होती है विद्या की प्राप्ति होती है प्रणाम करने वाले को। बालक मार्कंडेय को जो है चिरंजीवी होने का वरदान किसने दिया था, सप्त ऋषियों ने दिया था, ओके ना। 73 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सज्जनों और गुरजनों के सम्मुख झुकने से तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर सही होगा अहंकार की सम्मति। 74 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का बीज मंत्र क्या है, तो वो है आपका प्रणाम, ठीक है ना। तो आज मैं यहीं तक क्लास रखूँगा क्योंकि बहुत गर्मी है, लाइट चली गई है, ओके ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। जितना भी स्कोर आपका गया हो स्कोर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और इतनी मेहनत में आप लोगों के लिए जो है किया हूँ, एक लाइक तो बनता है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।